राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। आज 1 जून लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण का मतदान आज हो रहा है और आज शाम को 6 बजे के बाद एग्जिट पोल एक साथ लोकसभा चुनावों की अपने सर्वे को श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करेगा और 6 बजे के बाद राजनीति में किंचित मात्र भी रुचि रखने वाला व्यक्ति टीवी के आगे बैठकर देश के भविष्य की सरकार का आकलन विभिन्न सर्वे एजेंसियों के माध्यम से करके अपने स्तर पर उसका मंथन करेगा। उसी क्रम में राजस्थान की भी 25 लोकसभा सीटों की समीक्षा की जाएगी। अब तक चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे भारत के समाचार चैनल हो, सभी में अपने अपने तरीके से अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग आलापा जा रहा है। लेकिन एक स्पष्ट तस्वीर कुछ भी उभर कर सामने नहीं आई है या यूं कहें कि हर चैनल अपने सटीक विश्लेषण से बचकर कई तरह की संभावनाएं दर्शकों के सामने रख रहा है, ताकि उनमें से जो भी हो जाए तो बाद में ये कहा जा सके कि हमने तो ये पहले ही कहा था। लेकिन सभी जानते हैं कि राजनीति में सटीक विश्लेषण कोई नहीं कर सकता। संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है और सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने सोर्सों से संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। राजस्थान की 25 सीटों में से कांग्रेस की दृष्टि से अगर हम समझने का प्रयास करें तो शेखावाटी अंचल, बीकाना, मारवाड़ या दूसरे शब्दों में कहें तो 25 में से लगभग 13 से 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट मतदाता ही निर्णायक के रूप में अब तक रहे हैं। और इस बार भी सारे जो आकलन किए जा रहे हैं वे जाट मतदाताओं का रुझान कौन से क्षेत्र में किसकी ओर था उसको ध्यान में रखकर ही किए जा रहे हैं। नागौर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी जीते, लेकिन जीतेगा जाट। चाहे ज्योति मिर्धा जीते, चाहे हनुमान बेनीवाल जीते, क्योंकि स्पष्ट और सीधा मुकाबला इनके बीच ही है। तो सीकर विधानसभा क्षेत्र की भी स्थिति लगभग यही है। लाल झंडा जीते या फिर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा जाट ही। लगभग यही स्थिति झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की है। ओला जीते या कांग्रेस जीतेगा जाट ही। चूरू लोकसभा क्षेत्र में भी चाहे राहुल कस्बा जीते या देवेंद्र झाझड़िया जीतेगा जाट।
लेकिन बाड़मेर की स्थिति इस बार रविंद्र सिंह भाटी के चलते कुछ अलग हटकर दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार तो दोनों ही दलों के जाट को मैदान में इन दोनों दलों ने उतारा है, लेकिन राजपूत समाज जो भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट बैंक माना जाता है, उसकी ओर से भाटी के खड़े हो जाने से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी विचित्र हो चली है। कैलाश चौधरी जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनको इसका अच्छा खासा नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं वो लीग से हटकर कांग्रेस के उम्मीदवार के बजाय जो बिखराव भाटी के समर्थन में देखा जा रहा है, उसमें नुकसान सीधा कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार को भी दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय संघर्ष में दावे तो भाटी के जीतने के भी किए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में जितनी चतुर कौम राजनीतिक दृष्टि से जाट कौम है, उस तरह की राजनीतिक जागरूकता मेरे ख्याल से दूसरी किसी भी कौम में देखने को नहीं मिलती। ऐसे में बहुत से निर्वाचन क्षेत्रों पर विगत पर हम नजर डालें तो जब दो जाटों में से एक को चुनने की बारी आती है तो 24 से 48 घंटों के भीतर जाट मतदाता, जाट समाज अपने दो में से एक का फैसला 24 से 48 घंटे में करता रहा है, ये इतिहास बताता है। तो क्या बाड़मेर में कर पाएगा पता नहीं, लेकिन ऐसी संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में 4 तारीख को राजस्थान की राजनीति में जाट समाज, जिन्हें दूसरे शब्दों में हम किसान समाज कह सकते हैं, लेकिन किसान तो हर जाति बिरादरी मजहब में होता है, इसलिए न चाहते हुए भी जाट समाज का नाम हर राजनीतिक विश्लेषक को, न्यूज चैनल को लेना ही पड़ता है, क्योंकि राजस्थान और बगल में हरियाणा में जो जाट समाज की राजनीति के प्रति जो गहरी रुचि देखी गई है वह अद्वितीय तो है ही, और विगत में भी परिणाम उसके अनुरूप ही आते रहे हैं। तो संभव है 4 तारीख को एक बार फिर परिणाम जाट समाज की एकता के प्रतिबिंब के रूप में भी देखे जा सकते हैं। विगत में जाट समाज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं रहा, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जाट समाज को पिछड़ा वर्ग में मानकर आरक्षण दिए जाने के बाद पहली बार जाट मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर हुआ था, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी लगभग चलता रहा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जो किसान आंदोलन हुए
और किसानों के आंदोलनों को सरकार ने जिस तरीके से लिया और सख्ती के साथ दबाने का जो प्रयास किया, साथ ही अग्निवीर योजना इस क्षेत्र के, राजस्थान के इस क्षेत्र और हरियाणा में के इस क्षेत्र पर नजर डालें तो जाट समाज के युवक युवतियां सेना में प्रमुख रूप से शामिल होते रहे हैं। अग्निवीर योजना का सीधा असर इस समाज पे पड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेना में जाने का जज्बा तो एक तथ्य है ही, लेकिन साथ ही आर्थिक समृद्धि और भविष्य के प्रति निश्चिंतता सेना में जाने वाले लोगों के परिवारों को मिलती थी। अग्निवीर योजना ने उसे समाप्त कर दिया है। कारगिल का युद्ध हुआ, जिस तरह की सुविधाएं सरकारों ने उस युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों को दी, उससे सेना के प्रति और रुझान लोगों का बढ़ा, जिसे अग्निवीर योजना ने एक झटके में लगभग कमजोर कर दिया, क्योंकि सरकार की दोहरी नीति के चलते सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए जवान जब मरते हैं तो उन्हें न तो राजनीतिक सम्मान मिलता है, न प्रशासनिक सम्मान मिलता है और न ही आर्थिक पैकेज मिलता है, और 4 साल सेना में काम करने के बाद न पेंशन मिलती है। ऐसे में 4 साल बाद वो बेरोजगार के रूप में, और वो भी एक युद्ध का प्रशिक्षित बेरोजगार, उससे सारे ही समाजों में नाराजगी बढ़ी है, लेकिन जाट समाज चूंकि सेना में प्रमुखता से भाग लेता है, उस पर इसका गहरा असर पड़ा है। और यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर, पाली, इन सब, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जो जाट बाहुल्य क्षेत्र हैं, इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को नकारते हुए पहली बार इस तरह के आंकलन आ रहे हैं कि यहां कांग्रेस के प्रत्याशी या कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। मजबूत दिखाई देना एक अलग बात है, और 4 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तो परिणाम आना एक अलग बात है। कि जरूरी नहीं है कि जिस तरह का आंकलन राजनीतिक पर्यवेक्षक कर रहे हैं वैसा ही परिणाम 4 तारीख को आए। परिणाम विपरीत भी आ सकता है, लेकिन जो 4 तारीख नजदीक आती जा रही है, कांग्रेस के बहुत से हमारे मित्र जो कल तक सीना ठोककर जीत का दावा कर रहे थे, वे अज्ञात आशंका से ग्रस्त नजर आ रहे हैं। यहां तक कि कुछ राजनीतिक लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ईवीएम को हैक कर लिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सीटें अच्छी खासी संख्या में आएगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि जब ईवीएम हैक ही कर लिया गया है तो फिर
कांग्रेस कि कुछ स्थान विशेष में आप जीत के दावे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ईवीएम हैक करने वाला तो प्रतिष्ठा की जो सीटें हैं उनमें नहीं करेगा क्या? ये एक सवाल है उन कांग्रेस के नेताओं के लिए जो समय से पहले अपनी हार की संभावनाओं की बौखलाहट में ईवीएम हैक तक के आरोप वक्त से पहले ही लगाना शुरू कर चुके हैं। तो ये निश्चित मानिए कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सीटें अच्छी खासी आती हैं तो कांग्रेस वही ईवीएम हैक का रोना लेकर बैठ जाएगी, जिसका संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में भी स्पष्ट रूप से किया है कि 4 तारीख को विपक्षी दल ईवीएम का रोना लेकर बैठेंगे। देखते हैं आने वाली 4 तारीख को परिणाम क्या नजर आता है, क्योंकि ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यदि ईवीएम हैक की बात को हम थोड़ा सा भी विचार करें तो कांग्रेस के उन नेताओं की सोच पर तरस जरूर आता है कि जब आपको यही पता है कि ईवीएम हैक की जाएगी तो फिर किस बात के जीत के दावे आप कर रहे हैं। 7वें चरण में आप बढ़ चढ़कर दावे कर रहे थे और अंतिम चरण आते आते आप ईवीएम का रोना लेकर बैठ गए। इससे ज्यादा हार को स्वीकार करने का तरीका बेहतर कोई हो नहीं सकता। राजस्थान की कुल 25 सीटों में से अगर हम बात करें तो 7 सीटें ऐसी है जिन पे जीते चाहे कांग्रेस या भाजपा, लेकिन आमने सामने की टक्कर भी जाट उम्मीदवारों के बीच ही है। इसलिए यह तो सुनिश्चित है कि जीतेगा तो जाट ही। और इसके अलावा जालोर में कांग्रेस के वैभव गहलोत के सामने लुम्बाराम चौधरी भी चुनाव मैदान में है। और लगभग अगर हम मीडिया खबरों पर भरोसा करें तो जालोर की पोजीशन भी कांग्रेस की कोई विशेष अच्छी यानी एक तरफा अभी तक दिखाई नहीं देती। पता नहीं ईवीएम में जनता ने क्या फैसला किया है, 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इन जाट बहुल क्षेत्रों में जैसे श्री गंगानगर और बीकानेर है, दोनों ही जाट बहुल क्षेत्र हैं, लेकिन चूंकि वे आरक्षित श्रेणी में हैं, इसलिए उम्मीदवार वहां आरक्षित वर्ग का ही लड़ रहा है। लेकिन निर्णायक जो आमतौर पर माना जाता है, इन दोनों ही क्षेत्रों में जाट मतदाता ही रहते हैं। ऐसे में जोधपुर में भी जाट मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है और वे निर्णायक हो सकते हैं। लेकिन चूंकि उम्मीदवार दोनों ही राजपूत जाति से है, इसलिए जीतेगा तो वहां राजपूत ही, चाहे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री जीते या कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। बहुत सी ऐसी सीटें भी हैं
जहां यादव के बीच में मुकाबला है, और आरक्षित सीटों में से तो मुकाबला आरक्षित की श्रेणी में जो लोग आते हैं उनके बीच ही है। उनमें अनुसूचित जाति जनजाति में इंटरनल जो कास्ट डिवीजन है उनके उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में जो 4 तारीख नजदीक आती चली जा रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग बेसब्री से चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में एक विशेष बात यह देखी गई कि कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उनके समर्थक ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आम व्यक्ति, आम मतदाता मतदान करने के बाद भी अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, अपनी राय जगजाहिर नहीं कर रहा है। और यही कारण है कि यूट्यूबर या टीवी या समाचार पत्र स्पष्ट राय बनाने से हिचक रहे हैं, सट्टेबाजों का हवाला दे रहे हैं या अन्य बातों का हवाला देकर अपनी ओर से कोई भी स्पष्ट घोषणा करने से बचने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो राजस्थान में फलोदी के सट्टे को विशेष रूप से चुनाव के दौरान महत्व दिया जाता है, वह भी अपनी राय वक्त बेवक्त भावों में परिवर्तन करता चला जा रहा है। यह भी समझ से परे है, क्योंकि राजस्थान के 12 सीटों पर तो प्रथम चरण में मतदान था, बाकी में दूसरे चरण में था। तो कब का मतदान हो चुका है। अब मतदान ईवीएम में कैद होने के बाद किस आधार पर सट्टेबाज भाव में परिवर्तन कर रहे हैं। उनके पक्ष का यह कहना है कि हमारा तो काम खाने वाले और लगाने वालों की संख्या के दबाव के ऊपर भाव निर्भर करते हैं। लगाने वाले ज्यादा आए तो भाव नीचे कर दिया जाता है, क्योंकि उनका दबाव होता है, और खाने वाले आए तो भाव ऊपर कर दिया जाता है, ताकि एक बैलेंस बना रहे और सट्टे को प्रायोजित नहीं किया जा सकता, ऐसा सट्टेबाजों का मानना है। और बहुत से अवसर पर सट्टेबाजों का आकलन सही भी हुआ है, लेकिन ऐसे भी बहुत से अवसर हैं जब सट्टेबाजों का आकलन 4-4 पैसे के भाव में, 8-8 पैसे के भाव में, 10-10 पैसे के भाव में उलटता हुआ भी देखा गया है। और यही कारण है कि किसी भी सीट पर कट्टर समर्थक के अलावा कोई भी व्यक्ति सीना ठोककर कोई दावा नहीं कर पा रहा। देखते हैं 4 तारीख को ईवीएम से क्या निकलता है।